नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल एकेडमी के इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करते हैं शेखावाटी मिशन 100 कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान के छठा पाठ लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इस पाठ में दो प्रश्न आएंगे, एक लघुतरात्मक है और एक दीर्घ लघुतरात्मक है। कुल 5 अंक ये कैरी करेगा पाठ। तो आइए आज हम इस पाठ को करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या है। पहला प्रश्न है, नागरिक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। नागरिक स्वतंत्रता का मतलब उस स्वतंत्रता से है जिससे व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका थी। देखो, आपातकाल से पहले ही जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था 5 मई 1974 को। उनके नेतृत्व में पीपुल फ्रंट ने गुजरात राज्य का चुनाव जीत लिया। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की तो जेपी सहित लगभग 600 से अधिक नेताओं को बंदी बनाया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई या प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला है, नक्सलवादी आंदोलन क्या है। पश्चिम बंगाल के जो पर्वतीय क्षेत्र है, दार्जिलिंग है, वहाँ का एक नक्सलवाड़ी इलाका है। उस इलाके में 1967 में किसानों का विद्रोह हुआ और उस विद्रोह की जो अगुवाई थी या नेतृत्व था वो कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय लोग थे, वो कर रहे थे। और इसे ही नक्सल जो लोग थे उनका नाम था कानू सान्याल। तो कानू सान्याल के नेतृत्व में जो ये पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले एक आंदोलन हुआ था, उसे नक्सलवादी आंदोलन कहते हैं। और ये नक्सलवाड़ी गांव से स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसका नाम नक्सलवादी कहा जाता है। गुजरात और बिहार के आंदोलन और राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसने और क्यों किए। यह राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह जो था ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए आयोजित किया गया था और उन लोगों को 25 जून 1975 को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करके अवैध और अनैतिक आदेशों का पालन नहीं करने की अपील की। इस आंदोलन उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ देश का राजनीतिक माहौल जो है वो बदल दिया था। 1975 में आपातकाल की घोषणा के क्या परिणाम निकले। देखो, 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की तो से परिणाम निकला कि लोगों की नागरिक स्वतंत्रता, आपातकाल जो है उसने लोगों की नागरिक स्वतंत्रता को प्रभावित किया। जनसंचार के माध्यमों से कामकाज भी प्रभावित हुआ। प्रेस पे सेंसरशिप लागू हुई, इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता रोक दी गई। कई याचिकाएं दायर करने के बावजूद सरकार ने दावा किया कि गिरफ्तार व्यक्तियों को गिरफ्तारी का आधार बताना जरूरी नहीं है। 1975 के आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने क्या कारण बताए थे। देखो, सरकार ने ये कारण बताए थे कि विपक्षी दल जो है वो सरकार को अपनी नीतियों के अनुसार काम नहीं करने दे रहे। बार बार धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्रवाई से लोकतंत्र को खतरा बना रहता है। सरकार का मानना था कि भारत की एकता के विरुद्ध साजिश की जा रही है, अतः विरोध लगाना जरूरी है, अतः इस विरोध पर प्रतिबंध करना बहुत जरूरी है। जयप्रकाश नारायण के बारे में बताइए। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता है। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। 1970 में इन्होंने इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व किया था। इंदिरा गांधी को पद से हटाने के लिए इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी किया था। अगला प्रश्न है, केशवानंद भारती विवाद में न्यायपालिका का क्या निर्णय था। तो केशवानंद भारती जो है इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीशों की पीठ ने एक संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए कहा था कि संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और यह प्रतिबंध यह है कि इससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो 1973 में न्यायाधीश सीकरी और अन्य 12 न्यायाधीश जो थे उन्होंने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था कि संविधान में संसद किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, बस उसका मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। 74 की रेल हड़ताल के बारे में बताइए। 1974 में भारत के सबसे बड़ा जो सार्वजनिक उद्यम था रेल था, उसके 17 लाख कर्मचारी बोनस और सेवा के लिए अपनी मांगें मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ 20 दिन तक हड़ताल पर चले गए थे और इसका नेतृत्व जो है वो जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। आपातकाल की जांच के लिए गठित आयोग पर टिप्पणी लिखिए। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने एक जो भूतपूर्व न्यायाधीश है जस्टिस जेसी शाह है, उसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और इसका कार्य ये था कि 1975 के दौरान सरकार ने जो आपातकाल के दौरान कार्रवाई की थी, सत्ता का दुरुपयोग किया था, उनकी जांच करनी थी। बिहार आंदोलन के बारे में बताओ। 1974 में बढ़ती हुई कीमत, खाद्यान्न का अभाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ बिहार के छात्रों ने एक आंदोलन छेड़ा था। आंदोलन की अगुवाई के लिए उन्होंने जयप्रकाश नारायण को कहा। तो आंदोलन अहिंसक और बिहार तक ही सीमित नहीं रहा था। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि यदि मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करूंगा तो यह आंदोलन इसे राष्ट्रव्यापी बनाया जाएगा और जयप्रकाश नारायण ने इसका बुलावा स्वीकार किया और संपूर्ण क्रांति के नाम से उन्होंने आंदोलन शुरू किया। अगला प्रश्न है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं।
प्रतिबद्ध न्यायपालिका का मतलब है कि न्यायपालिका का आचरण और सोच जो है सरकार की नीतियों के अनुसार होनी चाहिए। तो इंदिरा गांधी का जो काल है उसे प्रतिबद्ध नौकरशाही का काल कहा जाता है। न्यायपालिका के फैसले सरकार की नीतियों का समर्थन करने वाले होते हों। प्रतिबद्ध न्यायपालिका की शुरुआत केशवानंद भारती निर्णय के बाद से मानी जाती है, जब सरकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर अजीत नाथ रे की नियुक्ति 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके की गई। इसके बाद न्यायपालिका आपातकाल के दौरान स्वतंत्र होकर नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाई। अगला है आपातकाल के संदर्भ में क्या विवाद है। आपकी नज़र में क्या आपातकाल का निर्णय सही था या गैर जरूरी था? देखो, आपातकाल भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण है। आपातकाल की घोषणा को लेकर बहुत सारे दृष्टिकोण हैं। प्रक्रियात्मक रूप से आपातकाल की घोषणा संवैधानिक दायरे के अंदर थी। तात्कालिक परिस्थितियां ऐसी होती जा रही थी जिससे देश के अंदर संकट पैदा हो सकता था, अराजकता उत्पन्न हो सकती थी, व्यवस्था का संकट पैदा हो गया था। परंतु इसे जिस प्रकार से लागू किया गया था, यानी प्रशासनिक आदेशों को लागू करने की अति कर दी गई, निवारक नज़रबंदी का इतना ज़्यादा दुरुपयोग किया कि किसी भी आदमी को पकड़ के जेल में डाल दिया और उसे ये नहीं बताया गया कि उसका अपराध क्या है। प्रशासन द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दलों, दबाव समूहों के प्रति दंडात्मक व्यवहार किया गया। ये अनावश्यक था और गैर लोकतांत्रिक था। और इसकी जांच के लिए 1977 में जनता पार्टी ने जो आयोग बनाया था, जेसी शाह आयोग, उसने भी इसे गैर जरूरी माना था। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान प्रमुख घटनाएं हुई उन पे प्रकाश डालना है। तो 26 जून 1975 को आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे या आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल की घोषणा की गई। आपातकाल में 20 सूत्री कार्यक्रम जैसे कुछ कल्याणकारी कार्यों की भी घोषणा की गई, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई। विरोधी दल के जो नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया, उन पर राजद्रोह जैसे मुकदमे लगाए गए और प्रतिबद्ध नौकरशाही, प्रतिबद्ध न्यायपालिका जैसे विचार सामने आए। आपातकाल के बाद भारतीय शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए? आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरी उजागर हो गई। इससे ये सिद्ध हो गया कि भारतीय लोकतंत्र को विदा करना बहुत मुश्किल है। अब अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक कर दिया गया कि इसकी सलाह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित में देगा, उसके बाद ही आपातकाल लगाया जा सकेगा। इसके बाद नागरिक जो है अधिकारों के प्रति अधिक सचेत हो गए हैं। आपातकाल के बाद न्यायपालिका व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने लगी है। फिर अगला लास्ट प्रश्न है कि नक्सलवादी आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। तो यह आंदोलन पश्चिम बंगाल में जो पहाड़ी इलाका है दार्जिलिंग, तो वहाँ एक क्षेत्र है नक्सलवाड़ी, तो वहाँ पर किसान आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। 1969 में इसका नेतृत्व चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने किया था। इन्होंने दलील दी थी कि भारत में लोकतंत्र एक छलावा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्रांति के लिए इन्होंने युद्ध की नीति अपनाई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरी दुनिया में कांग्रेस पार्टी जो है, वो ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। कम्युनिस्ट पार्टी का पूरी दुनिया में पहला उदाहरण केरल में सरकार बनना था। इसके अलावा इन्होंने हमेशा क्रांति का पक्ष लिया है और खूनी क्रांति की ये समर्थन करते हैं। तो इन्होंने क्रांति के लिए गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। नक्सलवादी आंदोलन ने भूस्वामियों से ज़मीनें छीन ली और गरीब भूमि इन लोगों को दी। ये नक्सलवादी राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हिंसक साधनों का इस्तेमाल करने के पक्ष में दलील देते हैं। फिलहाल भारत के जो 9 राज्य हैं उसके 75 जिले इस नक्सलवादी आंदोलन से प्रभावित है। बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलवादियों ने पहले लगभग पुलिस के 70 जवानों को भी मार दिया था। तो नक्सलवादी आंदोलन जो है बहुत ही हिंसक आंदोलन है और वर्तमान में आतंकवाद का रूप लेता जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इसमें कमी भी आई है, हमने ऐसी कोई घटना नहीं देखी। तो इस प्रकार ये बहुत छोटा सा पार्ट है। छठा पार्ट लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ये हमने आज पूरा कर लिया है। आप इसको आधे घंटे में 2-3 बार सुन सकते हैं और मुझे उम्मीद है पूरी कि आप इसको यदि 3-4 बार रिवाइज कर लोगे तो इस पार्ट से कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूट पाएगा। लगभग सारे प्रश्न आप परीक्षा में बहुत अच्छे तरीके से करके आओगे। तो आप लगातार इनको सुनते रहिए। परीक्षा से 2 दिन पहले भी यदि आप इसको 3 बार रिवाइज कर लोगे तो ये 5 नंबर आपके सुरक्षित हो जाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा या आप इसमें कैसे सुधार करना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।